अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। इकॉनमी की सूरत हाल पे आज यकीनी तौर पे बात करेंगे, लेकिन जो बदलती हुई तेज़ी से सूरत हाल, एक तो बैन अवी मंजरनामा और दूसरा उसके तनाजुर में पाकिस्तान का मंजरनामा। एक हुकूमत गई, एक हुकूमत आ गई, लेकिन नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस वही पुराने हैं। और ज़रा बात करेंगे लोकल कारोबार की भी आज के ईद के दिनों में कारोबार कैसा रहा, पहले की निस्बत कैसा रहा, चूँकि महंगाई का दौरा है और 27 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई का पारा इस वक्त खड़ा है। स्टेट बैंक की जानिब से अगर बात करूं तो रज़ा बाकिर साहब की मुद्दत मुलाजमत के बाद उनकी खिदमात नहीं ली गई, वो सुबुकदोश हो गए। डिप्टी गवर्नर जो हैं वो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर भी हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर ऑटोनमस बॉडी बनी थी स्टेट बैंक, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। डॉलर तेज़ी से बढ़ता हुआ 185, 186 और 187 तक चला गया, 190 तक भी हमने जाते देखा। अब इस गवर्नमेंट को अभी एक ही माह हुआ है और बहुत सारे वही चैलेंजेस हैं जो पुराने हैं, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट्स है, और फिर पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू गैप्स हैं, बजटरी खसारा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा मामला है कि इस पर हमेशा बात होती है, लेकिन इसके रिवाइवल के लिए या फिर इसकी मरबूत पॉलिसीज़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आज बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, लेकिन तमाम तर का महवर एक होगा कि क्या बेहतरी हो सकती है, किन किन सेक्टर्स में बेहतरी हो सकती है। शारिक वोरा साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद गफूर पराचा साहब अंजुमन ताजरान पंजाब के सदर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। स्पेशली आज ज्वाइन किया है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट शकील मुनीर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। शकील साहब, सर पहले तो ईद मुबारक गुज़िश्ता आप सब लोगों को। सर कैसा रहा एक टेन्योर जो गुजर गया और अब ये एक नई हुकूमत, नया दौर, नए चैलेंजेस। पहले तो ज़रा पिछली हुकूमत, उसके चैलेंजेस और पे कितना काबू पा सकी मईशत से जुड़े चैलेंजेस पर वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया यहाँ पे, और मेरी तरफ से ईद मुबारक तमाम देखने वालों को भी। बिल्कुल आपकी बात बजा है। जब भी कोई गवर्नमेंट, एक अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उसके लिए चैलेंजेस हैं, और ज़ाहिर है अब आप उसको हफ्ते या 10 दिन में उसको प्रेडिक्शन नहीं कुछ भी कर सकते, उसको टाइम देना पड़ेगा। वो ज़ाहिर बात है, जब टाइम देंगे आप उनको, उसके मुताबिक वो अपनी को पॉलिसीज़ लेके आएंगे, जिसके ऊपर अभी जैसे ही आते ही आप देखें मिफ्ता साहब गए हैं IMF के पास, उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन की। फिर सऊदी अरब का विज़िट था PM साहब का। अब इसी तरह से अभी चाइना का मेरे ख्याल से कोई विज़िट का है, इनका प्लान है, और उसमें CPEC का रिवाइवल के ऊपर बातचीत जो है वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ये हैंडल करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कुछ बेहतरी भी डेफिनेटली जो है वो आएगी, और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं इस बात पे मेरा ईमान है कि हमने जो गवर्नमेंट पहले भी काम कर रही थी, हमने उसको भी यही वो था कि वो भी बेहतर डिलीवर करे, लोगों स्टेक होल्डर्स को उसमें लूप में ले, चीज़ों को एड्रेस करे। और अभी भी जो नई गवर्नमेंट आई, इनका भी यही है कि ये भी अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको लेके चले। उसके लिए बेसिकली जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें बेसिकली हमें रेवेन्यू कैसे आएगा, डॉलर कैसे कंट्रोल होगा, चीज़ें हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी कैसे। तो प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी नहीं, उसमें देखें हमें सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, बिल्कुल ठीक, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको कुछ स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर इस तरफ का रुख करे। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने हाउसिंग के ऊपर, प्रॉपर्टी हाउसिंग के ऊपर एक पैकेज दिया था, एमनेस्टी स्कीम पैकेज। उस पैकेज का आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट आया कि उसमें ये हुआ कि अल्टीमेटली वो एक इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ 70-75 इंडस्ट्रीज जो है वो चल पड़ी, और उसमें हर एक को रोजगार मिला। इसी तरह से अभी एक इंडस्ट्रियल पैकेज आया था। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ इंडस्ट्रियल पैकेज को इसको बेहतर करे, अट्रैक्शन क्रिएट करे फॉरेनर्स के लिए कि वो पाकिस्तान का रुख करें। अच्छा शकील साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इसको ज़रा सारे दोस्तों से डिस्कस करने, इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आज बात कर लेते हैं। शारिक वोरा साहब, सर
आपका मुझे याद है कि आप हमेशा से इस पर जोर देते रहे, जब आप प्रेसिडेंट भी थे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के, कि मशीनरी पर सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए। जहां तक मुझे याद है सर, किस हद तक इस पर काम हुआ और इससे कितना फायदा होना है पाकिस्तान के बिजनेसमैन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरसलान, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि इंडस्ट्री और मशीनरी की इंपोर्ट जो है, मेरे ख्याल में वो शायद कोई कमेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ज़रूर किया होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि मशीनरी की इंपोर्ट पर ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हैं वो मैटर नहीं करते। जो चीज़ मैटर करती है वो आपके मुल्क की इकॉनमी, उसकी डिमांड और उसका वर्किंग कैपिटल जो कि स्टेट बैंक देता है। ठीक। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई पिछले 25-30 साल में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो चंद 100-200 जो हाउसेज हैं कॉन्ग्लोमरेट्स, उनके पास है। पाकिस्तान का जो एसएमई सेक्टर है वो बुरी तरह निगलेक्ट हुआ, आज से 5 साल पहले भी और आज से 10 साल पहले भी। तो इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में तब फ्लरिश करेगी जब एसएमई फ्लरिश करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, के पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ा, मिस गवर्नेंस की। और मैं समझता हूँ कि जो बड़े बड़े जो डिसीजन थे गवर्नमेंट के, वो फाइनेंस के और स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग के अल्टीमेटली, जिसमें कि 500 अरब रुपए टर्फ में दिए गए और वो चंद 100 लोगों को, यानी कि 100-150 लोगों में वो बांट दिए गए, बगैर सोचे समझे कि कौन सी इंडस्ट्री लगनी चाहिए इस 500 अरब रुपए से। और फिर ये भी नहीं देखा गया कि ये 500 अरब रुपए जो टर्फ में लोगों को दिए गए, इस मशीनरी की इंपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बड़ा हो जाएगा, वो पाकिस्तान की करंट अकाउंट डेफिसिट को और कितना बड़ा ऐड करेगा। अभी तो मैं समझता हूँ कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये कम से कम 20% और बढ़ जाएगा जब वो मशीनरी जो आएगी, इंस्टॉल होगी और उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। क्योंकि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हाईली बेस्ड हैं ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, सो मच सो कि हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी का फ्यूल भी इंपोर्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है वो जो हमारा ऑयल मिक्स है, जो कि सारा ऑयल, हम पूरी दुनिया ऑयल इंपोर्ट इसलिए करती है कि वो उससे एनर्जी जनरेट करे, बिजली बनाए। हम ऑयल इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि मोटरसाइकिलें चलाएं, गाड़ियां चलाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है नहीं। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बैड ऑयल मिक्स। इसमें मैं समझता हूँ कि पुराने जो हमारे वजीर थे, वो जो खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कई दफ़ा इस ऑयल मिक्स को बेहतर करने के लिए तजावीज़ दी। आई थिंक अब उनकी गवर्नमेंट दोबारा आ गई है तो शायद उनको ये मौका मिलेगा कि वो उस ऑयल मिक्स पर काम करें और अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसको ठीक करें। लेकिन अरसलान, जब तक एनर्जी सेक्टर जो है ना वो आपका ठीक नहीं होगा तो आपका सर्कुलर डेट नहीं कम होगा। जब आपका सर्कुलर डेट नहीं कम होगा तो आप कोई काम भी जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, वो आपका नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो शाहिद साहब से भी ज़रा सवाल करता हूँ। और इस बात पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एनर्जी क्राइसिस हो या एनर्जी सेक्टर की बेहतरी ना हो तो यकीनी तौर पर आप जिसे प्रोडक्शन कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, यानी इंडस्ट्री का पहिया चलना, वो भी रुक जाता है। जैसे एक दौर था पाकिस्तान में कि बिजली ही नहीं थी, जिसकी वजह से कराची और दीगर इंडस्ट्रियल जोन्स को बड़ा नुकसान पहुंचा और कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इंडस्ट्री बाहर भी शिफ्ट की। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले शारिक बोरा साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी अहम बात की, फिर उन्होंने टैक्सेशन की बात की, उन्होंने सब्सिडीज़ देने और मराद देने की बात की, फिर उसके साथ साथ एक मैकेनिज़्म पूरा बता रहे थे। शाहिद गफूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और शकील मुनीस साहब भी मौजूद हैं। शाहिद गफूर साहब, सर पहले तो ईद के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ कि आप डायरेक्टली ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसा रहा कारोबार पिछले सालों के मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि हमेशा आपने मसाइल के हवाले से हमें बात करने का मौका दिया।
चूँकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ शटर पावर की, जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, और पंजाब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। पिछली दफ़ा से इस दफ़ा बिज़नेस कम था पहले के मुकाबले। जी ठीक। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं जो समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल से कारोबारी हालात वैसे भी अच्छे नहीं, कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम्स आई। फिर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी अपनी कारोबारी सलाहियत भी कम हुई, चूँकि उनके पास पैसा कम हो गया, बाज़ारों के अंदर कस्टमर भी उस तरह ताकत में नहीं आया। पहले तो ये होता था कि कोई ख़रीदार आता था तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेके जाता था। अब ख़रीदार के पास चूँकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं, तो वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं लेके जाता। अगर उसके साथ 4 बच्चे हैं तो मुश्किल से वो कोशिश करता है कि जी एक एक चीज़ इनको मिल जाए। बिल्कुल ठीक। बाज़ अब पहले ये होता था कि 2-2 3-3 चीज़ें, 3 दिन होते थे, 3 दिनों की चीज़ें खरीदी जाती थी। अब ऐसा नहीं हुआ। ये बुनियादी फ़र्क है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई, तो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर शटर पावर के हालात देखे जाएँ तो जब से कोविड आया वो मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कारोबार बंद रहा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई ऐसी रिलीफ की शक्ल हमारे ताजर बरादरी को नहीं छोटे लेवल पे नहीं मिली जी, जिस तो बड़े लेवल पे। सर इसमें किराए भी बड़ा मैटर करते हैं जी, यकीनी बिल्कुल, तौर पर, और फिर किराया देना निकालना, किराए बढ़ते जाते हैं, कारोबार की सूरत हाल ना बढ़े, इसको कैसे डील करें? देखिए जी, अभी तक मैं अर्ज़ करूं कि जो कोविड के दौरान के किरायाजात बकाया थे, अभी तक लोगों ने उनको अदा नहीं किया। अच्छा। कई इलाकों में अभी भी लोग एक दूसरे से लड़ते हैं कि भाई आपके पैसे बकाया दे वरना खाली करें। तो कई ऐसे लोग जो बिल्कुल ही बहुत बुरे हालात में थे उन्होंने दुकानें खाली भी की। सही। जब काम कर नहीं पा रहे, चला नहीं रहे, तो खाली भी की, यानी कि एक मुश्किल वक्त गुजारा। तो मेरी ये गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और जो नई गवर्नमेंट इस वक्त आई है, कि खुदारा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप लोगों को आसानियाँ दें। अल्लाह के फजल करम से आप इस काबिल हैं कि आसानियाँ दे सकते हैं, और लोगों की तवक्को है आपसे कि आप पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में, अभी नई गवर्नमेंट आई हैं तो ये हमें लोगों को, ताजरों को और आवाम को आसानियाँ देंगे। शकील साहब, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, शाहिद साहब भी, वोरा साहब भी, आप भी इसी पे डिस्कस करें। इन चैलेंजेस, चले हम मान लेते हैं कि हमारे पास बड़े चैलेंजेस के साथ साथ छोटे लेवल तक चैलेंजेस हैं कारोबारी सूरत हाल में, वहीं पर एक बड़ा अजीब सा इशू बनता जा रहा है पिछले कुछ अरसों में, हम देख रहे हैं, और ये बाकायदा तौर पे ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी भी और लोगों की भी है, और जो ऑब्जर्व करते हैं इकॉनमी। सर, कंज्यूमर मार्केट है, हम दुनिया भर से चीज़ें खरीदते हैं। इंपोर्ट की सूरत में बताया शारिक वोरा साहब ने कि भाई सबसे बड़ी इंपोर्ट भी करते हैं, फिर उसी इंपोर्ट की हम कोई प्रोडक्ट बना के बाहर देते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक मसला हो जाता है। दूसरा सर, अगर कंजम्पशन पावर ही ना रहे तो कंज्यूमर मार्केट जो है वो तो बड़ी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल होती है। देखें, बात ये है कि हमें इंपोर्ट, हम ये कहते हैं कि जी इंपोर्ट अपनी कम करें। कैसे कम करेंगे जब हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है? हम यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हम खुद कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट्स को कहाँ से कम करेंगे? इंपोर्ट तो बढ़ेंगी। और हम बिल्कुल वोरा साहब की बात सही है कि हमारी इंडस्ट्री तो उस पर डिपेंडेंट है कि जो हम रॉ मटेरियल बाहर से जो मंगा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, हम पहले उसका तो कोई ना कोई सोल्यूशन दें कि जी हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एसएमईज़ के लिए हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को वो लगाएं। उसके लिहाज से एसएमई देखें, हमारे एससीज़ कोई नहीं अभी तक बन रहे, इकनॉमिक जोन कोई नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखें, सी पैक के रूट में ये शामिल था कि उसके इकनॉमिक जोन बनने हैं, एससीजी बनने हैं। ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए। अभी वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे उनको अबूज भी है कि वो गवर्नमेंट में, पंजाब में भी उन्होंने काफ़ी इस्लाहात की हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दें, और हर सेक्टर में इंडस्ट्री डेवलप होगी, यहाँ पे हम लोकल प्रोडक्शन कर सकेंगे हम। अच्छा, फिर उसमें जैसे वो बात आई कि जी प्लांट एंड मशीनरी ड्यूटी फ्री की जाए, वो तब उसका बेनिफिट है कि जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगे, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ड्यूटी फ्री हो, हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकें और हमारी ही प्रोडक्ट्स जो हैं हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो हमें डेफिनेटली हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, हम इंपोर्ट पे भी कंट्रोल पा सकेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम आज इंपोर्ट को बंद कर देते हैं और हम जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड, कभी भी नहीं हो सकता है ना। हमारी इंडस्ट्री अभी इस काबिल है। फिर दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास जिसका जिक्र चार्ली से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एनर्जी
मतलब जी, मामला सबसे इम्पोर्टेंट। हमारी हम उनका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। इंडस्ट्री तो चले लग गई, लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आप वो पहले एनर्जी का को बंदोबस्त तो करें। उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही? गवर्नमेंट पहले उसके मेजर्स ले कि जी कैसे हमने एनर्जी की फीडिंग कैसे करनी है, तब जाके उसमें हम बेहतरी आ सकेगी। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल सोचना चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी गवर्नमेंट से कि इसमें स्टेक होल्डर्स को साथ जरूर शामिल करें, उनसे डिस्कस करें। सारे मुल्क से स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट को चाहिए वो एक टेबल पे बिठाएं, डिस्कस करें, सोल्यूशन निकालें कि आया क्या किस तरफ हमें चलना चाहिए। आगे बजट आ रहा है, बजट के लिए अभी प्रपोजल हम लोगों ने भेज भी दी हुई हैं, लेकिन उसमें भी जो चीज़ मैं आज इस प्रोग्राम के तौर से रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि खुदारा कोई अभी मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम पे ना डालें, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है वो किसी किस्म के टैक्स की मुतहम्मिल नहीं है कि कोई इजाफी टैक्स कोई पे कर सके। जो मौजूदा टैक्सेस हैं उनको आप उनके ऊपर कुछ बातचीत करें और उसमें भी कोशिश करें कि टैक्स नेट को ब्रॉड करें। टैक्स नेट हमारा प्रॉब्लम यह है कि टैक्स नेट हमारा जो है, हम वर्टिकल टैक्स नेट में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाते, ज़्यादा लोगों को उसमें नहीं लाते हैं। उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करें कि लोग खुद बहुत टैक्स नेट में आएँ। और लोग आते हैं, टैक्स देना चाहते हैं। हर कारोबारी अफराद जितने भी हैं, जितने बिजनेस कम्युनिटी है, वो टैक्स देना चाहती है, उनको सिंप्लीफाई किया जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर जो एक हम कहते हैं कि जो टैक्सेशन वाला मामला है उसके रिफॉर्म्स, तो उसके रिफॉर्म्स के कुछ पॉइंट्स पर लाजमी तौर पे काम इस पर शारिक साहब सर। अच्छा, एक ब्रेक, मैं वापस आता हूँ ब्रेक से। शारिक साहब से इस पर बात करूँगा कि टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स के साथ जो FBR है उसके अंदर रिफॉर्म्स किस किस्म की होनी चाहिए, ताकि जो कारोबारी तबका इस वक्त बैठा है, जो रिप्रेजेंट करते हैं तमाम कारोबारी तबके को, वो क्या समझते हैं? क्या उनकी दी हुई तजावीज़ को माना जाता रहा है पिछली गवर्नमेंट में, और क्या अब इन्हें यकीन है कि मान लिया जाएगा अगर ये इस बार बजट से पहले तजावीज़ देते हैं? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री, उसके मसाइल और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी के लिए कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, इस गवर्नमेंट के साथ अब डील कैसे होनी है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कारोबारी तबके को ये इस वक्त एक उम्मीद है कि जो कारोबारी तबका है उसकी सिफारिशात को आने वाले बजट में माना जाएगा। शारिक बोरा साहब, सर क्या बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले बजट में, आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में ये गवर्नमेंट कुछ तजावीज़ को मान लेगी? देखिए, हम पाकिस्तानी जो हैं वो अरसलान इतने कहते हैं ना कि बेचारे हो गए कि हम हर हुकूमत से नई उम्मीदें बांध लेते हैं। और ये कहना कि अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नया इनकलाब दिया, मुझे तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल अपनी बनाई है उसमें वही पाकिस्तान के 20-25 बड़े जो टाइकून्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उससे पहले वाली गवर्नमेंट में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे, मोर और लेस वही हैं। तो अभी जैसे हमारे इस्लामाबाद चैम्बर के मेरे भाई सदर जो हैं वो बड़ी सही निशानदेही कर रहे थे कि जो स्टेक होल्डर्स देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो 20-25-30 लोग हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में SRO और प्रोटेक्टेड कल्चर के थ्रू अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, और जिसका पाकिस्तान को 70 साल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज से 20 साल पहले भी 25 थी, आज 25 नहीं तो 27 हो गई। अच्छा शारिक बोरा साहब, माजरत एक इसी में ऐड कर दीजिएगा, क्या जीरो रेटिंग का कोई फ़ायदा हुआ खात्मे का? कतई नहीं। देखिए, जीरो रेटिंग पर्सनली जो एज इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ वो उसने पाकिस्तान को फ़ायदा इसलिए नहीं दिया कि एक तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो फिलॉसफी है उसको नेगेट करती है। दूसरी बात ये है कि ज़ीरो रेटिंग से आपकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होती। अब अरसलान, टैक्सेशन का आपने पूछा था अभी ब्रेक में जाने से पहले, तो मैं उसका आपको एक जवाब दे दूं कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया FBR ने वो अराउंड 6 ट्रिलियन वो कहते हैं हो जाएगा बाय एंड जून। सही। लेकिन आप देखा उसमें कि वो कौन से टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट किए? दुनिया में जो प्राइसेस कमोडिटी की बढ़ी और जो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट स्टेज पर
उसमें तो एफबीआर का कोई कमाल नहीं है, वर्सेस जो पाकिस्तान में 40% कीमतें बढ़ गई और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री का जो सेल्स टैक्स है वो सिर्फ 2-3% बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफबीआर की मशीनरी ने वो पैरेलल इकोनॉमी जो कि बहुत बड़ी है हो गई है हमारी, उससे सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं किया। पोटेंशियल सेल्स टैक्स का पाकिस्तान में बेतहाशा है और अनफॉर्चुनेट ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं, इससे पहले भी जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी 2018 में, उसने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था टैक्सेस कलेक्ट करने में, और ये पिछली वाली गवर्नमेंट भी फेलियर थी टैक्सेस कलेक्ट करने में। वो लोग अपने नंबर्स पर जो है ना वो खुशियां मनाते हैं कि जी हमने 6 ट्रिलियन कर लिया, लेकिन सीरियसली अगर उसका एनालिसिस करें आप तो वो 6 ट्रिलियन कैसे हुआ? वो 6 ट्रिलियन इसलिए हुआ कि $40 वाला ऑयल 100 का हो गया, गंदम, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, दुनिया जहान की जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी प्राइसेस बढ़ गई। जब उसकी प्राइसेस बढ़ गई तो वो जो अगर रेट ऑफ ड्यूटीज की मद 20% था, सही, यानी शारिकुर साहब ड्यूटीज की मद में ज्यादा कलेक्शन हुई बनिस्बत जो टैक्सेशन है उसकी मद में, उसकी बात में। तो जब तक आप डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो एक बैलेंस है उसको क्रिएट नहीं कर सकेंगे, और दूसरा देखें ये जो बार बार हमारे यहाँ हुकूमतें चेंज होने के बाद एक फर्द आकर अपनी नई पॉलिसी देता है और हम ये कहते हैं कि जी अब जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी ठीक होगी इसलिए कि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, उससे पहले शौकत तरीन साहब की पॉलिसी ठीक थी इसलिए कि मैं इमरान खान का सपोर्टर था। पॉइंट ये है कि जिस मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑन इकोनॉमिक्स नहीं होगा, स्पेशली एक ऐसे मुल्क में जहाँ 22-23 करोड़ की आबादी है, जहाँ पर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमको अभी ये भी नहीं पता कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है। सर ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका अदराक होना। और सर इस पे तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आपके साथ लाजमी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। शायद साहब ये बताएं कि जो छोटे कारोबारी यूनिट्स हैं, जिसमें गारमेंट्स छोटे में यूनिट्स की बात करूँ, किस हद तक बेहतर चल रहे हैं? अगर हम पंजाब के देखें तो आपकी नज़र में क्या उसकी सूरत हाल क्या है? देखें जी, इस वक्त जो एसएमईज़ की बात हुई, पहले भी जिक्र हुआ, जो हमारे छोटे इंडस्ट्री है, जो छोटे काम करने वाले हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, वो अच्छे नहीं चल रहे। हमारे शहर के अंदर भी बहुत सारे छोटे यूनिट लगे हुए हैं, शूज़ के, इस तरह गारमेंट्स के, दीगर। वो लोग सबसे पहले जो परेशान होते हैं वो बिजली के मसाइल के। हाँ, ये मामला तो है, बिजली बंद, लोड शेडिंग, ये मसाइल, और फिर बिल्स बिजली भी का रेट। जी हाँ, वो रेट जब बढ़ता है, जब रेट बढ़ता है तो वो मुकाबला नहीं कर पाते जो चीज़ें चाइना से आ रही हैं वो सस्ती हैं, कहीं और मुल्कों से आ रही हैं वो सस्ती हैं। तो जब तक गवर्नमेंट इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा ना करे जिसमें वो आसानी से अपने कारोबार को बढ़ा सकें, उनका कारोबार बढ़ेगा, एक तो उनका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, और टैक्स जो कलेक्शन है वो बढ़ेगी। देखिए ना, एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जी लोग टैक्स कम देते हैं, दूसरी तरफ जो टैक्स का सिस्टम है उसको मज़ीद वसी नहीं करते। जो बात कर रहे थे शकील साहब ने भी की कि हम तो अरसा दराज से ये मुतालबात करते हैं, हम एफबीआर का घेराव भी कर चुके कि जनाब आप सिर्फ बोझ उन पे डालते हैं जो पहले से आपके पास फंसे हुए हैं, जो टैक्स गुजार है, नए लोगों आप को नए टैक्स को क्यों नहीं लाते? वजह क्या है? तो ये एक बुनियादी चीज़ है, इसके ऊपर हमारी लड़ाई है, पहले भी है और अब भी है, और हो सकता है चलती रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला बेहतर हो। जी बेहतर। शकील साहब, एक लास्ट कमेंट आपका इस पर। 313 मसनूआत की हमें छूट मिल गई ड्यूटी फ्री चाइना से। हमारे पास तो 313 मसनूआत अव्वल तो है नहीं, मुझे तो नहीं पता, अगर हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, या मेरी कम फहमी। हम उसका फ़ायदा किस हद तक उठा पाए और किस हद तक नहीं उठा पाए, और अगर नहीं उठा पाए तो चाइना से हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है बनिस्बत एक्सपोर्ट्स के, इसको कैसे हम बेहतर करें? देखिए उसकी बेसिक वजह ये है ना कि हम उसका भी कोई बेनिफिट नहीं ले सके जो 313 प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं। और इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल, अब कोई भी रॉ मटेरियल अगर कहीं से भी दुनिया से भी मंगाना होता है वो चाइना से चीप पड़ता है। आप इंपोर्ट चाइना से जो है वो आपको
ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जो है वो ये देखती है कि हमें बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है इम्पोर्ट जैसे का। शाहिद गफूर साहब भी बता रहे हैं कि अगर गारमेंट्स भी मंगवानी जो यहाँ बन रही वो महंगी, जो बाहर से आ रही वो सस्ती, तो वो चाइना उसमें फिजिबल है, इसलिए ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रही है। सब कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसी भी हैं जो यूरोप से चाइना में आ रही हैं, चाइना से आगे फर्दर एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन चूंकि चाइना ने मैयर्स ऐसे लिए हुए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो ऐसी प्रिविलेज दी हुई हैं, उन्होंने इस तरह से उनको बैकअप दिया हुआ है कि वो चीज़ों को मेंटेन कर दें और उस लिहाज से वो मेंटेन करके आगे अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर रहे तो ऑब्वियसली वहाँ बिजली भी देख के सस्ती होगी और ये चीज़ें सारा। देखिए सर, बात ये है असलान भाई, हम हमारे कोई मैयर्स ही नहीं है, हम कोई चीज़ का देखें, एनर्जी क्राइसिस में चलें हम हैं, लेकिन हम कम से कम मैयर्स तो ले लें कि जी अगले 1 साल के लिए ये इसको हम नहीं, पॉलिसी ये है कि इसको वक्त की कमी थी। इंशाल्लाह मैंने शकील मुनीर साहब, शारिक बोरस साहब और शाहिद गफूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर एक प्रोग्राम और करते हैं कि हम जब बात करते हैं 1 साल 2 साल या मरबूत पॉलिसीज़ की, उसका फ़ायदा क्या होता है, और पॉलिसीज़ जब बना ली जाती हैं तो यकीनी तौर पर उसका ब्रेकडाउन होता है, हर सेक्टर को उसका ब्रेकडाउन के अंदर फ़ायदा होता है और उसको हिस्सा मिलता है। इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।